हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए दो प्लेट होना चाहिए, एक प्लेट, दो प्लेट। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए और दोनों प्लेट का एरिया बराबर होना चाहिए। मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो दोनों प्लेट का एरिया बराबर होना चाहिए, क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। अच्छा, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस एरिया के कंपेयर में बहुत छोटा होना चाहिए। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस एरिया के कंपेयर में बहुत छोटा होगा। इतना छोटा होगा ये डिस्टेंस कि ये इनफाइनाइट जैसा लगने लगेगा, ये प्लेट इनफाइनाइट जैसा लगने लगेगा। अच्छा, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए। समांतर प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होना चाहिए। दोनों प्लेट के बीच का दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए और दोनों प्लेट का एरिया बराबर होना चाहिए। एक पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज होगा, एक पे माइनस क्यू चार्ज होगा। चार्ज बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अभी हम फिलहाल बराबर चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्या समांतर प्लेट हमेशा प्लेट ही होगा? नहीं, सर्कल टाइप भी हो सकता है, दो वृत्त भी हो सकता है। मान लो ये एक वृत्त है ना, बट दोनों पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। एक पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। दोनों प्लेट का एरिया बराबर होना चाहिए, A1 और A2 बराबर होना चाहिए। तो ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, इसका कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का समांतर प्लेट संधारित्र का पहला कंडीशन ये है कि दोनों प्लेट का एरिया, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। A1 बराबर A2 होना चाहिए, A1 A2 के बराबर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि इसका एरिया डिस्टेंस के कंपेयर में, इस दोनों प्लेट के बीच की दूरी के कंपेयर में बहुत बड़ा होना चाहिए, जिसके वजह से कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा, मतलब धारिता भी ज़्यादा होगा और प्लेट इनफाइनाइट जैसा बिहेव करेगा, है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए दो प्लेट होना चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, दोनों प्लेट का एरिया बराबर होना चाहिए, एक पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए। छाप लीजिए इसको। छाप लिए, मिटा दें। चलिए, अब बात करते हैं इसके धारिता के बारे में। कैपेसिटेंस के बारे में बात करते हैं, धारिता के बारे में। धारिता, कैपेसिटेंस होता है C बराबर Q बाय डेल V। डेल V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो कैपेसिटेंस C बराबर होता है Q बाय V। अच्छा, देखो स्फेरिकल कैपेसिटर में भी यही होता था, C इज इक्वल टू
Q बाय V लिखते थे हम लोग, बट यहाँ भी यही होता था। कैसे? मान लो ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, इस पे चार्ज Q है और इसका पोटेंशियल V है, तो हम यहाँ पर इसमें क्या होता था, कैपेसिटेंस बराबर होता था Q बाय एक पोटेंशियल, एक विभव इस पॉइंट का लेते थे और एक इन्फिनिटी का लेते थे, तो होता था V माइनस वी इन्फिनिटी, V माइनस वी इन्फिनिटी। हम चार्ज को कहाँ से लेके आते थे? इन्फिनिटी से लेके आते थे। तो एक पोटेंशियल एक इस पॉइंट का लेते थे, पोटेंशियल मतलब विभव इस पॉइंट का लेते थे, और एक विभव इन्फिनिटी का लेते थे। और इन्फिनिटी का विभव कितना होता है? 0 होता है। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट V लिखते थे, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट V लिखते थे। अच्छा, देखो स्फेरिकल कैपेसिटर में कैपेसिटर एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहा था, बर्बाद कर रहा था, चारों तरफ फैला रहा था। ये अगर स्फेरिकल कैपेसिटर अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके वजह से एनर्जी जो होता था चारों तरफ बिखरा हुआ होता था, बाहर की तरफ फैला रहा था, ये एनर्जी फैला रहा था। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि एनर्जी इसमें बाउंडेड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q से निकलती है, माइनस पे समाप्त होती है, प्लस से निकलती है, माइनस पे समाप्त होती है। तो इसमें एनर्जी बाउंडेड होता है और इसमें एनर्जी डिस्ट्रॉय होता था, बर्बाद करता रहता था ये अपने एनर्जी को, जिसकी वजह से ये हमारी यूज में नहीं आता था, है ना, जिसकी वजह से स्फेरिकल कैपेसिटर ज़्यादा लाभदायक नहीं साबित हुआ। ठीक है। अच्छा, ये तो कैपेसिटेंस बराबर होता है Q बाय डेल वी, जहाँ Q चार्ज होता है, आवेश होता है, आवेश लिख दो, Q आवेश होता है, चार्ज होता है, और डेल वी विभवांतर होता है, विभवांतर। Q चार्ज होता है और डेल वी विभवांतर होता है। अच्छा, ये जो कैपेसिटेंस है, ये जो धारिता है, ये Q और डेल V पे डिपेंड नहीं करता है, Q पे और डेल V पे निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर करता है मीडियम पे और डिपेंड करता है डायमेंशन पे, प्लेट के डायमेंशन पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। आइए इसको प्रूव करते हैं हम लोग, आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं इसको। इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देते हैं साइड में C इज इक्वल टू Q बाय डेल वी। अच्छा, इसको बोल दिए हम फर्स्ट प्लेट कुछ देर के लिए, इसको बोल दिए सेकेंड प्लेट, और दोनों का एरिया A बोल दिए हम। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा E1। अच्छा, इस निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? टुवर्ड्स द चार्ज होगा E2। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ होगा। तो यहाँ से E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा E1 प्लस E2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E1 होगा, E1 प्लस E2 होगा। अच्छा, दोनों का एरिया से दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों जुड़ जाएगा। ठीक, तो E1 बराबर होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 बराबर होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 बराबर भी होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये E1 E2 कहाँ से आया? E1 और E2 का वैल्यू कहाँ से है? E1 का वैल्यू आया समांतर प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे चैप्टर 1 में कि किसी समांतर प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, विद्युत क्षेत्र होता था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चैप्टर 1 में इसको हम लोग पढ़े। ठीक, तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, किसी एरिया पे कितना चार्ज है। इस पे भी होगा सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज बटे एरिया। अच्छा, तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा, ई नेट बराबर होगा, ई नेट बराबर होगा E1 प्लस E2। E1 का वैल्यू कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय
2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर निकल के आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल के आएगा Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल के आया Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जरा याद करो, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में संबंध पढ़ चुके हैं। तो डेल V बराबर होता है माइनस ई डॉट डेल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। अच्छा, अगर बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, इसके वैल्यू की, इसके परिमाण की, तो इसका मोड अगर ले लें तो यहाँ से लिख सकते हैं हम डेल V इज इक्वल टू ई डॉट डेल आर। तो डेल V बराबर निकल के आएगा, डेल V बराबर होगा E इंटू डी, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम है, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन विस्थापन का भी है। तो यहाँ पे एंगल बनेगा 0 डिग्री cos 0 डिग्री cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको लिख दिए E इंटू डी। अच्छा, तो अब डेल V बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। डेल V कितना निकल के आया, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अच्छा, अब यहाँ से कैपेसिटेंस निकाल लो। कैपेसिटेंस बराबर होता है Q बाय डेल V। कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, Q बाय डेल V, चार्ज बटे पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर बराबर Q बटे, अब विभवांतर डेल V का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो डेल V का वैल्यू कितना है, Q डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट जाएगा तो यहाँ से फाइनली जो निकल के आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो कैपेसिटेंस बराबर कितना निकल के आया, तो कैपेसिटेंस बराबर निकल के आया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है, माध्यम पे। कैपेसिटेंस निर्भर करता है, डिपेंड करता है माध्यम पे, अच्छा एरिया पे, प्लेट के एरिया पे और डिस्टेंस पे। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, उतना ही ज़्यादा धारिता होगा। डी एरिया के कंपेयर में डी जितना छोटा होगा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। जितना बड़ा एरिया होगा उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। अच्छा, जितना छोटा डिस्टेंस होगा, दोनों के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस, उतना ज़्यादा धारिता होगा। छाप लें, इसको नोट कर लें। छाप लिए, मिटा दें। चलिए, आइए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हम दो प्लेट ले लिए, एक प्लेट, दो प्लेट, दो प्लेट, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, इस पे है निगेटिव चार्ज। अच्छा, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस x है। इसका ये साइड, एक साइड को B बोल दिए, एक साइड को L बोल दिए। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस धारिता बराबर क्या होगा, तो धारिता बराबर होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। तो बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या होगा प्लेट का, L इंटू बी, एल बी डिवाइड बाय दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस x है, x हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट L इंटू बी डिवाइड बाय x। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन,
दो वृत्त ले लिए, दोनों का रेडियस r है, दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, इस पे प्लस q चार्ज है, इस पे माइनस q चार्ज है। तो कैपेसिटेंस बराबर क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इसका कैपेसिटेंस फिर वही होगा एप्सिलॉन नॉट a बाय डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय दोनों वृत्त के बीच का डिस्टेंस x है तो x हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस या फिर धारिता बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाय x। क्लियर है, छाप लें इसको। आइए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा अब समांतर प्लेट संधारित्र में कितना ऊर्जा स्टोर होगा, कितना ऊर्जा उसके अंदर होगा, ये इसके बारे में जानते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो यहाँ पे हम एक प्लेट लिए, दूसरा प्लेट लिए, इस प्लेट पे चार्ज है प्लस चार्ज, इस पे चार्ज है माइनस चार्ज। अच्छा, और दोनों प्लेट के भी, हाँ एक पे चार्ज है प्लस चार्ज, एक पे चार्ज है माइनस चार्ज। इस पे बोल दिया हम प्लस क्यू चार्ज, इस पे बोल दिया हमने माइनस क्यू चार्ज है। अच्छा, दो प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे निगेटिव चार्ज है। अच्छा देखो, स्टार्टिंग में इन दोनों प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था, स्टार्टिंग में दोनों प्लेट न्यूट्रल था, उदासीन था। अच्छा, तो हम क्या किए, इस प्लेट से पॉजिटिव डी क्यू चार्ज को तोड़ के इसमें डालते गए। एज्यूम कर लो, जस्ट मान लो कि इस प्लेट से पॉजिटिव डी क्यू चार्ज को तोड़े, इसमें डाल दिए। जब हमने पहला पॉजिटिव डी क्यू चार्ज को तोड़ा, इस पर रखा, तो कोई खास वर्क नहीं करना पड़ा। अच्छा ठीक है, उसके बाद जब दूसरा डी क्यू चार्ज को तोड़ने गए तो इस पर आगे, जब पहले डी क्यू चार्ज को तोड़े तो इस पर निगेटिव डी क्यू चार्ज आ गया, इस पर एक पॉजिटिव डी क्यू चार्ज आ गया। जब दूसरा डी क्यू चार्ज तोड़ने गए तो ये निगेटिव चार्ज इसमें से प्लस डी क्यू चार्ज को निकालने नहीं देगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट में प्लस डी क्यू चार्ज को डालने नहीं देगा। मतलब दूसरे चार्ज को लाने में थोड़ा वर्क करना पड़ा। अच्छा, जब तीसरे डी क्यू चार्ज को तोड़ने गए तो इसमें -2 डी क्यू चार्ज है, तो ये -2 डी क्यू चार्ज तीसरे डी क्यू चार्ज को निकालने नहीं देगा। अच्छा, ये प्लस, इसमें भी +2 डी क्यू चार्ज है, इसमें का +2 डी क्यू चार्ज वो तीसरे चार्ज को इसमें डालने नहीं देगा। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ा, मतलब वर्क भी बार बार चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, जब इसमें कोई चार्ज नहीं था, जब टाइम 0 था तो इस पर चार्ज मान लो 0 था। स्टार्टिंग में दोनों प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था। अच्छा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर भी 0 था, विभवांतर भी 0 था। ठीक है, कुछ टाइम के बाद हमने एक डी क्यू चार्ज को तोड़ के इससे तोड़ा और इस प्लेट में ला के रख दिया, तो इस पर आ गया प्लस क्यू चार्ज, इस पर बच गया माइनस क्यू चार्ज। जब इसमें से एक प्लस डी क्यू चार्ज को निकाले तो इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया। अच्छा, कुछ टाइम टी के बाद इस पे चार्ज है स्मॉल क्यू और पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभवांतर है स्मॉल वी, विभवांतर है स्मॉल वी।
कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, स्मॉल क्यू बाय स्मॉल वी, मतलब कैपेसिटेंस बराबर होता है क्यू बाय वी। तो यहाँ से वी बराबर निकल के आएगा क्यू बाय सी, वी बराबर क्या निकल के आएगा क्यू बाय सी। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू बाय सी। अच्छा, उसके बाद जब टाइम पूरा हो गया, जितना चार्ज लाना था लेके आ गए, जब टाइम इनफाइनाइट हो गया, जितना चार्ज लाना था ले आए, उसके बाद कोई चार्ज बचा नहीं लाना है हमको, है ना, जितना चार्ज लाना था ले आए। तो उस समय मान लो चार्ज इस पे, उस समय इस पे चार्ज क्यू चार्ज आ गया। अच्छा, उस समय इसका पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कैपिटल वी हो जाएगा। तो कैपिटल वी बराबर होगा कैपिटल क्यू बाय कैपिटल सी। अच्छा, तो हम इस टाइम को उठाएंगे, इस बीच वाले टाइम को उठाएंगे, क्योंकि वर्क डन बार बार चेंज हो रहा है ना। तो हम इस टाइम को उठाएंगे, अब इसका वर्क डन निकालेंगे। जो इस चार्ज को लाने में, इस प्लेट से इस प्लेट में लाने में जो चार्ज, जो वर्क होता है, चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट में लाने में जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, वही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभवांतर बराबर होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। छोटे से चार्ज को लाने में छोटा सा वर्क होगा। अच्छा, तो यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर आएगा, ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा डेल वी इंटू डी क्यू, डेल वी इंटू डी क्यू। डेल वी का वैल्यू कितना है क्यू बाय सी, तो यहाँ पुट कर दो क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। ठीक है, तो वर्क, छोटे से चार्ज को लाने में छोटा सा वर्क डन क्या हुआ क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। अच्छा, हमको टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क डन निकालेंगे बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाहरी एजेंट के द्वारा किया गया टोटल वर्क। इन छोटे छोटे वर्क को जोड़ देंगे, छोटे छोटे कार्य को जोड़ देंगे तो टोटल कार्य निकल जाएगा, कुल कार्य निकल जाएगा। डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाय सी डी क्यू। अच्छा, स्टार्टिंग में इस पे चार्ज 0 था और फाइनली कितना चार्ज हुआ प्लस क्यू चार्ज हुआ। 0 चार्ज से क्यू चार्ज की हम इसमें, तब इसका इंटीग्रेशन होगा। देखो ये कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, 1/c बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 0 से q, अंदर बच जाएगा q इंटू डी क्यू, अंदर बच जाएगा q इंटू डी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकल के आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर होगा q का इंटीग्रेशन 1/c, q का इंटीग्रेशन कितना होगा q स्क्वायर बाय 2। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक 0 से q तक, तो यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर निकल के आया हाफ q स्क्वायर बाय 2c। यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना निकल के आया q स्क्वायर बाय 2c। अब यही वर्क ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये जो वर्क हुआ, ये जो कार्य हुआ चार्ज को लाने में, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, संग्रहित होता है। ठीक है, छाप लें इसको। छाप लिए। अच्छा, ये जो वर्क होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, बाहरी एजेंट के द्वारा, बाहरी एजेंट या फिर बाहरी कारक भी बोल सकते हैं, बाहरी कारक एजेंट के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, ऊर्जा के रूप में संचित रहता है या फिर संचित होता है। ये जो वर्क डन हुआ बाहरी एजेंट के द्वारा, यही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। क्लियर है, छाप लें इसको।
अब अगर तो एनर्जी बराबर ऊर्जा बराबर क्या निकल के आया, Q स्क्वायर बाय 2C, या फिर इसी को बोलते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देखो पहले भी हम यही कहते क्या कहते कि U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर वर्क डन, निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यही तो करते थे हम लोग। इनिशियल एनर्जी जो होता था, प्रारंभिक एनर्जी, वो जीरो होता था। प्रारंभिक एनर्जी इन्फिनिटी का होता था, इसलिए ये जीरो हो जाता था। तो यू फाइनल बराबर क्या होता था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लो या फिर निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स लो। तो यही तो निकल के आया है यहाँ से। अच्छा, अगर बोल दे कि Q और V के टर्म में लिखो तो कैसे लिखेंगे, Q और V के टर्म में। इसको अगर Q और V के टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, C बराबर होता है Q बाय V, C बराबर होता है Q बाय V। अब C के जगह पे Q बाय V को पुट कर दो, Q स्क्वायर बाय 2 Q बाय V। अच्छा, तो यहाँ से Q से Q का स्क्वायर कट जाएगा तो कितना निकल के आएगा, हाफ QV। अगर यही कह दे कि V और C के टर्म में लिखे तो V और C के टर्म में, V और C के टर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ भी Q स्क्वायर बाय 2V, इसके जगह पे पुट कर दो। देखो किसके टर्म में लिखना बोला, V और C के टर्म में लिखने बोला है। तो यहाँ पर Q के जगह पे यहाँ से लिख सकते हो Q बराबर, यहाँ पे लिख दो Q बराबर CV लिख सकते हैं। अच्छा, C के जगह Q के जगह पे CV लिख दो तो यहाँ से निकल के आएगा हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाय V से V का स्क्वायर कट जाएगा तो क्या निकल के आएगा, हाफ VC स्क्वायर, हाफ VC स्क्वायर, सॉरी हाफ CV स्क्वायर, क्या हुआ है, हाफ CV स्क्वायर। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे Q बाय 2C होगा ना। अच्छा, तो हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर, C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाय C। तो C से C का स्क्वायर कट जाएगा तो फाइनली क्या निकल के आएगा, हाफ CV स्क्वायर। Q और V और C के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं या फिर Q और V के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज हम लोग अपने लेक्चर को। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।